हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नर्वस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पार्किंसन डिजीज़ है, जिसके बारे में एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं और आगे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से एग्जामिनर है वो क्वेश्चन ज़रूर पुट करेगा अगर वो नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा। और इस नर्वस सिस्टम के अंदर से आपको पहले भी बता चुके हैं जिस तरह कि यहाँ से आपको 5 से 10 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर आपको मिलेंगे, तो उन 5 से 10 क्वेश्चनों में से 1 या 2 क्वेश्चन जो है पार्किंसन डिजीज़ से भी देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल डिजीज़ है और समझने के लिए इंटरेस्टिंग भी है। तो इस डिजीज़ के बारे में जितने भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सब के ऊपर अपन जो है गो थ्रू होंगे उसके थ्रू। तो अब देखते हैं यहाँ पे पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। तो पार्किंसन डिजीज़ के बारे में देखने से पहले आप नॉर्मली याद करिएगा, जब हमने नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ी थी नर्वस सिस्टम की, तो वहाँ पे हमने बताया था कि वहाँ पे कौन कौन से पार्ट हैं, क्या है उसके बारे में। तो अब वहाँ जो हमने पढ़ा था उसका जिक्र अब जो है पार्किंसन डिजीज़ के अंदर आएगा। ठीक है, तो जैसा आपको पता होगा हमने बोला था कि वहाँ पे एक ब्रेन स्टेम जो है हमने वहाँ पे बात की थी, किसकी? ब्रेन स्टेम की। तो ब्रेन स्टेम के अंदर हमने 3 ऑर्गन को इंक्लूड किया था वहाँ पे। पहला किया था मिड ब्रेन को, दूसरा हमने वहाँ पे किया था पोनस को, और तीसरा हमने वहाँ पे किया था मेडुला ऑम्लोगेटा को, मेडुला ऑम्लोगेटा। इन तीनों को हमने इंक्लूड किया था कि ये ब्रेन स्टेम जो है उसके अंदर ये 3 चीज़ वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम पार्किंसन डिजीज़ पढ़ेंगे उसके अंदर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। किसकी? मिड ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है कि मिड ब्रेन जो है वो ब्रेन स्टेम का हिस्सा है, और ये मिड ब्रेन जो है, इस मिड ब्रेन के अंदर क्या है, जो ये मिड ब्रेन है यहाँ पे एक जो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, डार्क कलर के न्यूक्लियाई, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? डार्क कलर के, ब्लैक कलर के। डार्क कलर्ड या डार्क पिगमेंटेड एक ही बात है, कलर कोई पिगमेंट बोलते हैं हम ना। तो डार्क पिगमेंटेड यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मीन्स जो क्लस्टर, गुच्छा नर्व्स का, उसको न्यूक्लियाई बोल देते हैं। जो न्यूक्लियाई किसको बोल देंगे? जो नर्व्स का गुच्छा है, क्लस्टर ऑफ नर्व्स है, वहाँ पे वो न्यूक्लियाई जो है, वहाँ पे डार्क कलर पिगमेंटेड जो न्यूक्लियाई है वो वहाँ पे पाया जाता है, जिसको हमने नाम दिया था, याद आ जाएगा आपको, सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा, सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो ये जो है इस नाम को आपने चलो इसको आपने याद रख लेना है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये कहाँ पाया जाता है? ये मिड ब्रेन के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे? मिड ब्रेन के अंदर पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? मिड ब्रेन में। तो मिड ब्रेन में एक न्यूक्लियाई पाया जाता है जिसे बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है, ये डार्क कलर का होता है। किस कलर का होता है? डार्क कलर का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा की, ये क्या चीज़ है। तो ये कहता है जो ये सबस्टेंशिया जो नाइग्रा है, जो ये क्या काम करता है, तो ये इसके 2 काम हैं। एक या इससे रिलेटेड जो बात हमने करनी है वो 2 बात करनी है। एक तो ये है कि ये रिलीज करता है, ये रिलीज करता है किसको? ऑफ डोपामीन। किसको रिलीज करेगा? डोपामीन। और डोपामीन आपको पता है क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये डोपामीन को रिलीज करेगा सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो अब आपको पता लगे कि सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या रिलीज करता है? डोपामीन रिलीज करता है। जो हमने एनाटॉमी के टाइम में भी आपको बताया था कि वहां पे सबस्टेंशिया नाइग्रा है जो डोपामीन का रिलीज करता है, और इसका रिलेशन किसके साथ है? पार्किंसन डिजीज के अंदर होगा। तो यहाँ पे आपको दोबारा पता लगे कि ये रिलीज कर रहा है किसको? डोपामीन को। दूसरा, ये सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है ये एक है, ये मिड ब्रेन के अंदर, लेकिन ये पार्ट किसका है? फंक्शन किसके साथ मिलके करेगा? ये पार्ट है बेसल गैंग्लिया का। किसका है? बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। किसका? ये बेसल गैंग्लिया के साथ काम करेगा। ये लोकेटेड या सिचुएटेड कहाँ पे है? मिड ब्रेन के अंदर है, लेकिन ये किसके साथ मिलके काम करेगा? तो ये बेसल गैंग्लिया के साथ मिलके काम करेगा। किसके साथ मिलके काम करेगा? बेसल गैंग्लिया के साथ। अब जो बेसल गैंग्लिया है इसको हम इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं?
इमोशनल ब्रेन। क्या बोल दिया? इमोशनल ब्रेन। क्या बोल दिया? इमोशनल ब्रेन। इसका मतलब ये जो बेसल गैंग्लिया है, ये हमारे जो इमोशंस है उनको जो उसके साथ जो रोल प्ले करेगा, किस में करेगा? इमोशंस के अंदर। जो हमारे मतलब गुस्से के एक्सप्रेशन है, चाहे दुख, जब हम दुखी होते हैं तो हमारे जो इमोशंस आते हैं उसके बारे में, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो जो इमोशंस आते हैं उनके बारे में जो मतलब फंक्शन करेगा वो कौन करेगा? बेसल गैंग्लिया। एक बात हमारे इमोशनल ब्रेन बोलते हैं कि जो हमारा इमोशंस है उन सब को रेगुलेशन कौन करेगा, उन सब को कंट्रोल कौन करेगा? बेसल गैंग्लिया। कौन करेगा? बेसल गैंग्लिया। दूसरी ये क्या चीज करता है? ये हमारी जो सबकॉन्शियसली जो मतलब हम बोल सकते हैं सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिक जो मूवमेंट है, जो ऑटोमेटिक मूवमेंट है, अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा ऑटोमेटिक मूवमेंट्स इसके बारे में। तो ये हमारे सबकॉन्शियसली, मतलब सबकॉन्शियसली का मतलब कि हमें हर वक्त पता नहीं होता, हम कोई जानबूझ के नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, सबकॉन्शियसली चल रहा है, मतलब हो रहा है, हमें हाँ पता होता है कि हाँ ऐसा मूवमेंट होता है, लेकिन हम जानबूझ के वो नहीं करवा रहे, ठीक है, हर बार हो रहा है और हमें पता है कि ऐसे होता है, लेकिन हम जानबूझ के नहीं कर रहे ऐसा, और ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक हो रहा है, और उसका हमें मतलब कॉन्शियसली नहीं है कि हमें पता लग रहा है। जिस तरह कि हमें हमारा, जिस तरह मान लो कि सांस अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, हमें हर वक्त थोड़ी पता लगता है कि सांस अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, लेकिन हम जब गौर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ सांस अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है ना। ऐसी मूवमेंट्स, अब मैं आपको मूवमेंट बताता हूँ कैसी। ये जो हमारी ब्लिंकिंग वाली मूवमेंट है, जब पलक झपकती है हमारी, ये जो है ये बेसल गैंग्लिया इसको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? बेसल गैंग्लिया। तो अब बताइएगा, आपको पता है आपकी पलक झपक रही है, लेकिन आपको हर बार हर मिनट आपको पता रहता है, आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको पता लगता है कि आपकी पलकें झपक रही है? नहीं पता लग रहा। तो ये ऑटोमेटिक है और सब कॉन्शियसली है, आपको कॉन्शियस नहीं हो उस चीज के लिए, सचेत नहीं हो, आप उस चीज को गौर नहीं करते, हर बार ये चलती रहती है। इसी तरह आपके माउथ के अंदर जो सलाइवा बनता है, जो लार बनती है, उसको अपनी बॉडी या अपना ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको क्या करवाता रहता है? स्वेलो करवाता रहता है, निगलवाता रहता है। क्या कराता है? स्वेलो कराता रहता है, ठीक है। तो अब आपको हर बार पता लगता है कि आप निगल रहे हो, लेकिन आप गौर करोगे तो आपको पता लगेगा हाँ आप जो मतलब सलाइवा है उसको निगलते हो। तो स्वेलविंग करना किसका? सलाइवा को निगलना। दूसरा ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, इसका आपको पता नहीं लगता, लेकिन आपको पता है अभी ये होती है, ठीक है। इसी तरह जब आप चलते हो तो आपके हाथ जो है इस तरह हिलते हैं आपके साथ साथ, ठीक है। उसके अलावा आप जिस तरह मान लीजिए कि कोई ठोकर लगी है तो आपकी बॉडी इस तरह आएगी। तो ये आपका जो पोस्चर है, आपका जो पोस्चर है, और स्विंगिंग ऑफ द आर्म्स है, जब आप चलते हो जो स्विंगिंग ऑफ द आर्म्स है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है। कौन करेगा? बेसल गैंग्लिया। तो यहाँ पे ये सबकॉन्शियसली जो ऑटोमेटिक मूवमेंट्स है, उस मूवमेंट को अगर हम लिखें तो आप याद रखना इनको कि ये बेसल गैंग्लिया कौन कौन सी चीजों को करेगा। तो एक तो ये हमारा जो पोस्चर है उसको मेंटेन करता है, हमारा पोस्चर को मेंटेन करता है। क्या करता है? पोस्चर को मेंटेन करता है। जिस तरह पोस्चर, जिस तरह आप मान लीजिए कि जा रहे हो कहीं पे, कोई मतलब नीचे से कोई पेड़ की जो मतलब ऐसे शाखा है या डाली है वो इस तरह नीचे लटकी हुई है, आप बाइक के ऊपर जा रहे हो तो आपको एहसास है कि वो वहां पे, और जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हो आप इस तरह नीचे हो जाते हो, ठीक है। तो ये पोस्चर का आपको पता लगा, ठीक है। आप चल रहे हो तो चलते वक्त ऐसा थोड़ी है कि आप ऐसे करके चलोगे, सामने चल रहे हो टेढ़े चलोगे, नहीं, आपका पोस्चर जो है वो मेंटेन रहता है। ये पोस्चर को मेंटेन कौन रखता है? बेसल गैंग्लिया रखता है। कौन रखता है? बेसल गैंग्लिया। उसके अलावा जो आई ब्लिंकिंग है, जो आई ब्लिंकिंग है उसको भी ये करेगा। फिर स्वेलविंग ऑफ सलाइवा जो है, जो सलाइवा को हम स्वेलो करते हैं उसको भी कौन मतलब स्वेलो करवाएगा? हमें बेसल गैंग्लिया कराएगा। इसके अलावा हम और एक और बता सकते हैं, स्विंगिंग ऑफ द आर्म्स, स्विंगिंग ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग वॉकिंग। जब आप चल रहे हो, जब आप चल रहे हो तो आपकी जो आर्म्स है वो स्विंग करती है, हिलती है, स्विंग करती है। तो वो सब कौन करा रहा है? बेसल गैंग्लिया। तो अब आपको मोटी मोटी बात पता क्या चली वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, ताकि ये इंपॉर्टेंट डिजीज आपको समझ आनी चाहिए। हमने पार्किंसन डिजीज पढ़ रहे, इसमें हमने बताया कि हमने जो ब्रेन स्टेम पढ़ा था जिसमें मिड ब्रेन पोनस और मेडुला ऑब्लिंगेटा था,
इस मिड ब्रेन के अंदर दो जो है वहां पे क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं या क्लस्टर ऑफ नर्व्स पाई जाती है, न्यूक्लियाई, जहां पे मतलब हम बोल सकते हैं सेल बॉडीज। और पर्टिकुलर आपने जाना हो तो मिड ब्रेन में जो मतलब ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल बॉडी। अब आपको याद आ गया सेल बॉडी, एक्सोन्स, डेंड्राइट्स। तो जो सेल बॉडी है वो जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है जिसे हमने न्यूक्लियाई बोला है, तो मतलब ग्रुप ऑफ सेल बॉडी जहां पाई जाती है वो कौन से कलर में होती है? डार्क कलर की। कहां पाई जाएगी? मिड ब्रेन के अंदर। उसको हमने नाम दे दिया सबस्टेंशिया नाइग्रा। क्या नाम दे दिया? सबस्टेंशिया नाइग्रा या सबस्टेंशिया निग्रा, जो भी आप इसको वर्ड यूज करो, सबस्टेंशिया निग्रा। ये बात यहां तक समझ आई। अब ये सबस्टेंशिया निग्रा क्या चीज है? तो ये कहता है सबस्टेंशिया निग्रा है, यह डोपामीन का रिलीज करता है। ये मिड ब्रेन में होता है और डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका रिलीज करता है। एक बात। अब इस चीज को हम थोड़ी देर रुक के बात करेंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं कि सबस्टेंशिया निग्रा जो है यह होता मिड ब्रेन में है, लेकिन यह फंक्शन किसके साथ मिलके करता है? बेसल गैंग्लिया के साथ मिलके करता है। किसके साथ करेगा? बेसल गैंग्लिया के साथ। अब ये कहता है कि इसका फंक्शन क्या क्या है? फिर ये कहता है ये हमारा बेसल गैंग्लिया को हम इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन। इसका मतलब जो हमारे इमोशंस है उनको कंट्रोल या रेगुलेट कौन करेगा? बेसल गैंग्लिया करेगा। एक बात। दूसरी बात ये कहता है कि ये जो सबस्टेंशिया निग्रा है या जो बेसल गैंग्लिया का पार्ट है, ये सबस्टेंशिया निग्रा, ये हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है। जो हम चलते हैं तो हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है। जिस तरह मान लो आप चल रहे हो तो आप जिस तरह चलते हो तो अपना जो कर्व है वो हल्का सा इस तरह झुका हुआ रहता है आगे की तरफ, है ना। हम बिल्कुल इस तरह होके नहीं चलते स्ट्रेट, हम हल्का सा आगे की तरफ। ये पोस्चर कौन मेंटेन करता है? सबस्टेंशिया निग्रा या बेसल गैंग्लिया। दूसरा, जो हमारी आई की ब्लिंकिंग होती रहती है, ये सबकॉन्शियसली होती है, ठीक है, होती रहती है। जब तक हम मतलब बात करते हैं, पूरे दिन में जागते रहते हैं, तब तक आई ब्लिंकिंग होती रहती है। ये कौन करवाता है? यह जो हमारा बेसल गैंग्लिया है वो करवाएगा। जब आप चलोगे तो आपकी आर्म जो स्विंग करेगी ये भी कौन करेगा? बेसल गैंग्लिया। और उसका पार्ट कौन है? सबस्टेंशिया निग्रा। उसके अलावा स्विंगिंग ऑफ आर्म बता दी। जो सलाइवा है, जो आपके मतलब माउथ के अंदर कंटिन्यू सलाइवा बन रहा है, उसको स्वेलो कौन करा लेता है? यह बेसल गैंग्लिया वहां पे स्वेलो करा लेता है। ठीक है, तो ये हमने इसके इंपॉर्टेंट जो बातें हैं कि जो सबकॉन्शियसली होती है ये, और ऑटोमेटिक होता रहता है, हमारा कोई वहां पे एफर्ट्स नहीं है। आई ब्लिंक करने में हमें जोर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। स्वेलो करने में हमें जोर आ रहा है? नहीं आ रहा। जब हम चलते हैं हमारी आर्म हिलती है, हमें जोर आ रहा है क्या? नहीं। तो ये ऑटोमेटिक है, हमें मतलब हमें पता नहीं लग रहा, हम उसके लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रहे। तो ये सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिक मूवमेंट है, ये बेसल गैंग्लिया करवाता है। ये बात तो होगी नॉर्मल जो हम यहाँ पे करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डोपामीन की। किसकी बात करते हैं? डोपामीन की। तो ये कहता है जो ये डोपामीन है, जो ये डोपामीन है, यह एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कौन सा है? इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसका मतलब यह रिलैक्स करता है, रिलैक्स दी मसल्स। ये मसल को क्या कराने का काम करता है? रिलैक्स कराने का काम करेगा। क्या काम करवाने का? रिलैक्स कराने का, रिलैक्सेशन कराने का काम करेगा। जो हमारी मसल टोन है उसको कम करवाएगा ताकि मसल रिलैक्स हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ी रहे मसल। मसल क्या हो जाए? रिलैक्स हो जाए। तो ये रिलैक्स कराएगा मसल को, और जब मसल रिलैक्स होगी तो जो डिक्रीज हो जाएगी क्या? मसल टोन। जो हमारी मसल टोन मतलब जो हमारी रिजिडिटी है, जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब मसल रिलैक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे डिक्रीज मसल टोन। जब भी डोपामीन का सीक्रेशन होगा तो एक तो वो मसल को रिलैक्स करा देगा, दूसरा वहां पे जब भी मसल रिलैक्स होगी, याद रखना, जब भी मसल रिलैक्स होगी उसकी मसल टोन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेगी तो मसल टोन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मसल डोपामीन क्या कराता है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये मसल का रिलैक्सेशन करा देगा और जो मसल टोन है उसको डिक्रीज करा देगा। इसके अलावा ये डोपामीन क्या करता है? हमारा जो मूड है उसको चीयरफुल रखता है, बढ़िया रखता है। मूड को क्या रखता है? चीयरफुल रखता है। मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस को डिक्रीज करता है। स्ट्रेस को, एंजाइटी को डिक्रीज करेगा, मूड को बढ़िया रखेगा, है ना। ये सब चीजें डोपामीन करता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एक आता है एसिटाइल कोलिन। कौन सा आता है? एसिटाइल कोलिन। कौन सा आता है? एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन जो है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कौन सा? ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब आपको न्यूरोट्रांसमीटर तो हम पढ़ चुके हैं पहले कि आपको पता है कि एक जो नर्व है या एक न्यूरॉन है उससे जो मैसेज
दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा, वो जिस केमिकल के द्वारा जाएगा उस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। अब जो केमिकल मैसेज लेके जा रहा है, अगर तो वो एक्साइटमेंट का मैसेज लेके जा रहा है तो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो वहां पे इनहिबिशन, कोई चीज वहां पे हो रही है और उसको रोकने का लेके जा रहा है तो वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और जो कोई चीज स्टार्ट करवा रहा है उसको फास्ट करवा रहा है तो वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का। ये जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, यह क्या करता है, इंक्रीज मसल टोन, यह मसल टोन को इंक्रीज करा देगा, मसल टोन को इंक्रीज। और जैसे ही मसल टोन इंक्रीज होगी आपको पता है रिजिडिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिजिडिटी या कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट मसल को हम बोलते हैं रिजिड, मतलब वो तनी हुई रहेगी मसल, इस तरह तनी हुई है ना। तो इसको आपने बोल दिया कि वहां पे क्या बढ़ जाएगी, रिजिडिटी, क्या बढ़ जाएगी, रिजिडिटी। यह क्या कराता है, मतलब मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो करवाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, वो मसल रिलैक्सेशन करा रहा था, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन को हमने बोल दिया रिजिडिटी। क्या बोल दिया, रिजिडिटी। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन वहां पे रह गए और वहां पे रिलैक्स नहीं हुई तो वहां पे रिजिडिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिजिडिटी। कई बार ये होता है कि हम मतलब ये आप देखो जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर कई बार ये मसल रिजिडिटी वहां पे देखने को मिलती है। तो ये मसल रिजिडिटी का मतलब है मसल वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पड़ी है, मसल क्या पड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट, उसकी मसल टोन इंक्रीज पड़ी है। तो ये एसिटाइलकोलिन ने एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये ऐसे काम करेगा कि मसल टोन को इंक्रीज करा देगा। मसल टोन इंक्रीज हुई तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन को हमने बोल दिया रिजिडिटी। तो ये कहता है जो ये आपके डोपामीन है यह इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और ये एक्साइटरी है एसिटाइलकोलिन। ये मसल को रिलैक्सेशन कराएगा, मसल की जो टोन है उसको डिक्रीज कराएगा, मसल को रिलैक्स कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सेशन की तरफ लेके जाएगा। जबकि एसिटाइलकोलिन जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और मसल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देता है, मसल टोन बढ़ाता है, रिजिडिटी को बढ़ाता है। ठीक है, ये हमने कॉमन सी बात कर ली। अब हम बात करते हैं असल में डिजीज की। अब ठीक है, तो ये कहता है जो पार्किंसन डिजीज है, जो पार्किंसन डिजीज है उसके अंदर क्या होता है कि डैमेज हो जाता है, डैमेज टू सबस्टेंशिया निग्रा बोल दो चाहे निग्रा बोल दो, सबस्टेंशिया निग्रा। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर सबस्टेंशिया निग्रा के अंदर कोई भी डैमेज हो जाता है, या वहां पे जो सबस्टेंशिया निग्रा के अंदर जो टिश्यूज हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनका डैमेज हो जाता है, तो वहां पे हमें पार्किंसन डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, एक चीज। अब सबस्टेंशिया निग्रा में डैमेज हो गया तो सबस्टेंशिया निग्रा का काम क्या था, तो दो काम हमने बताए थे, एक तो ये डोपामीन का रिलीज करता है, और दूसरा हमने बताया था कि ये बेसल गैंग्लिया का पार्ट है, तो इसके जो फंक्शंस हमने बताए थे, आई ब्लिंकिंग है, पोस्चर को मेंटेन करना है, स्विंग ऑफ द आईज है, सलाइवा को वहां पे क्या कहते हैं, स्वेलो करना है। तो ये सब फंक्शन थे सबस्टेंशिया निग्रा के, अब वो फंक्शन नहीं होंगे। तो अब यहां पे देखिएगा, अगर वो डैमेज हो गया तो यहां पे डिक्रीज डोपामीन रिलीज। अब यहां पे डोपामीन का रिलीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डोपामीन का रिलीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनना, अच्छे से डेप्थ की बात बता रहा हूं। हमारी बॉडी के अंदर जो एसिटाइलकोलिन है और जो डोपामीन है, ये दोनों बैलेंस रहते हैं, ये दोनों बैलेंस रहेंगे। क्या रहेंगे, बैलेंस। ये एसिटाइलकोलिन है, ये डोपामीन है, ये क्या रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनते जाइएगा। ये एक्साइटेटरी एसिटाइलकोलिन है, ये डोपामीन इनहिबिटरी है, तो दोनों बैलेंस है। तो जब हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए तो एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो जाएगा, जब हमें रिलैक्सेशन चाहिए तो डोपामीन इंक्रीज होकर और उसके लेवल को इक्वल कर देगा। तो हमारी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन भी चलता रहेगा, जब हमें जरूरत होगी मूवमेंट करानी होगी तो कॉन्ट्रैक्शन चलेगा, जब हम रिलैक्स रहेंगे तो हमारे रिलैक्सेशन वहां पे डोपामीन रिलैक्स करा देगा। तो एसिटाइलकोलिन और डोपामीन, कोई मूवमेंट करानी है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिस तरह आपने मान लीजिए कोई बाल्टी उठानी है, तो आपकी अगर मसल रिलैक्स रहेगी तो क्या आप उठा लोगे, नहीं उठा सकते। तो जैसे ही आपने कोई बाल्टी उठानी है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, मसल में मसल टोन आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, और वो आप मसल बाल्टी उठा के रख दोगे। जहां से आपने बाल्टी उठाई और जहां पे आपने रखी है, जब जैसे ही आपने रख दी तो भी क्या आप इस तरह जोर लगा के रखते हो जितना बाल्टी उठाने के टाइम में लगाते हो, नहीं। क्यों, क्योंकि अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आ गया, उसको पता लगा मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो मसल टोन को कम डिक्रीज कर देगा और मसल को रिलैक्स करा देगा। ये हमारा नॉर्मल काम होता है। अब यहां पे कहता है कि डोपामीन का रिलीज क्या हो गया, डिक्रीज, क्योंकि सबस्टेंशिया निग्रा में वहां पे कोई डैमेज हो गया।
अब वहां पे डैमेज हो गया तो अब वहां पे डोपामिन की क्या होगी, कमी। अब डोपामिन की होगी कमी। अब देखिएगा अब इसका जो बैलेंस है वो इस तरह हो गया, ये डोपामिन का डिक्रीज हो गया, एसिटाइलकोलिन वहीं पड़ा है। अब आप देखिएगा कि अब अगर आप देखोगे तो लेवल किसका बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, एसिटाइलकोलिन का। किसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, एसिटाइलकोलिन का। एसिटाइलकोलिन बढ़ा नहीं है लेकिन उसके अनुपात में डोपामिन कम हो गया। अब जैसे ही डोपामिन कम हुआ एसिटाइलकोलिन बढ़ गया तो अब यहां पे डोमिनेंस ही होगी, यहां पे अब हावी हो जाएगा कौन, एसिटाइलकोलिन। क्यों, क्योंकि अब ब्लड में एसिटाइलकोलिन का लेवल डोपामिन से क्या है, ज्यादा है, तो बढ़ा हुआ है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि अब यहां पे जो एसिटाइलकोलिन है वो यहां पे इंक्रीज मिलेगा, एसिटाइलकोलिन इंक्रीज मिलेगा। अब हमें एसिटाइलकोलिन इंक्रीज के कारण जो हमें यहां पे हमने पिछली स्लाइड में देखे थे, एसिटाइलकोलिन एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एक्साइटेड है, यहाँ पे मसल टोन इंक्रीज मिलेगी, रिजिडिटी मिलेगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेगी यहाँ पे। तो ये सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि अब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो गया। अब जब डोपामिन डिक्रीज हो गया, एक फंक्शन तो ये हो गया कि सबस्टेंशिया निग्रा के डैमेज होने से डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो गया। दूसरा यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो मतलब बेसल गैंग्लिया के फंक्शन है, क्योंकि ये सबस्टेंशिया निग्रा किसका पार्ट है, बेसल गैंग्लिया का। तो बेसल गैंग्लिया अब उसके जो फंक्शन थे उनमें अब अल्टरेशन आ जाएगी। तो अब उसके फंक्शन आपको पता है, जो ब्लिंकिंग ऑफ द आईज है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ठीक है, स्विंगिंग ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग वॉकिंग, ठीक है, इसके अलावा स्वेलिंग ऑफ सलाइवा, इसके अलावा जो हमारे इमोशंस हैं, स्वेलिंग है, स्विंगिंग है, ब्लिंकिंग है, ये, और उसके अलावा पोस्चर जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, ये जो पोस्चर है उसके बारे में, ये 4-5 इसके फंक्शन है। अब वो फंक्शन के ऊपर अब लॉस हो गए, अब ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, लॉस या डिक्रीज हो जाएंगे, ये फंक्शन डिक्रीज हो जाएंगे या लॉस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं भी ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं इटियोलॉजी की, इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी ये कहता है कि ये इडियोपैथिक है, हमें कुछ भी अभी तक कंफर्म नहीं पता चला है भाई ये होता किस वजह से है। पहली बात तो मोटी सी बात ये, हमें पता नहीं है अभी तक भी ये पार्किंसन होता है किस वजह से, ठीक है। ये कह रहे हैं हम तो आइडिया लगाते हैं। अब ये कहता है आइडिया क्या लगाते हैं, कहता है जब एज मोर देन 50 ईयर्स हो जाती है, जब एज मोर देन 50 ईयर्स हो जाए तब वहां पे ये कहता है कि वहां पे ये चीज हो सकती है। इसके अलावा कोई ट्रोमा हो जाए, क्या हो जाए, ट्रोमा कहां पे, टू सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर या निग्रा के अंदर ट्रोमा हो जाए, ठीक है, सबस्टेंशिया निग्रा के अंदर। या कोई ब्रेन के अंदर लीजन है, कोई लीजन मतलब घाव हो गया ब्रेन के अंदर, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ब्रेन के अंदर कोई लीजन है, ठीक है। या ब्रेन के अंदर कोई, जिस तरह मान लीजिए ट्यूमर हो गया न्यूरोग्लिया के अंदर, न्यूरॉन के अंदर तो ट्यूमर नहीं होता कभी भी, लेकिन जो उसके आसपास सेल है न्यूरोग्लिया, वहां पे ट्यूमर हो गया और वो ट्यूमर ने किसको कंप्रेस कर दिया या वहां पे इन्वेड कर दिया, अटैक कर दिया किस पे, सबस्टेंशिया निग्रा पे। तो ये ट्यूमर जो क्या कर रहा है, अटैक्स, ऐसा ट्यूमर जो अटैक कर रहा है, अटैक्स ऑन सबस्टेंशिया नाइग्रा, जो सबस्टेंशिया नाइग्रा के ऊपर अटैक कर दिया हो जिसने, और उसको क्या कर दिया हो, डैमेज कर दिया हो। तो ले दे के डैमेज किसको कर रहे हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा को। इसके अलावा आप ऐसी कोई ड्रग्स ले रहे हो जिसके कारण डोपामीन का लेवल कम हो रहा है। अब डोपामीन का लेवल, एक तो सबस्टेंशिया निग्रा के डैमेज होने से, अब कोई आप बाहर से ऐसी ड्रग ले रहे हो जिससे डोपामीन का लेवल कम हो रहा है, तो भी तो वहां पे पार्किंसन वाले सिम्टम आएंगे ना। तो ये कहता है अगर आप बाहर से एंटी साइकोटिक ड्रग ले रहे हो, जो साइकेट्रिक के अंदर आप पढ़ते हो, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, कौन सी, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ये जो एंटी साइकोटिक ड्रग है ये डोपामीन के लेवल को कम करती है, डोपामीन के लेवल को कम करेगी। ये कहता है अगर ये बहुत लंबे समय तक चले, बहुत लंबे समय तक चलेंगी तो वहां पे चांस है कि वो पार्किंसन डिजीज कर दे। ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो ऐसा होता है कि जब आप ये एंटी साइकोटिक बंद करोगे तो सिम्टम नॉर्मली रिलीव हो जाते हैं, जिसे हम स्यूडो पार्किंसोनिज्म बोलते हैं, है ना। लेकिन ये कहता है एंटी साइकोटिक ड्रग्स अगर बहुत लंबे समय तक चलती है तो ये क्या कर देती है, यह मतलब सीवियर या मतलब आप बोल दो सीवियर
डिक्रीज या सीवियर लो कर देती है किसको, डोपामीन के लेवल को, किसको, डोपामीन के लेवल को। इसीलिए जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है उसको हम D2 ब्लॉकर या डोपामीन ब्लॉकर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को D2 ब्लॉकर या डोपामिनर्जिक ब्लॉकर्स। ये डोपामीन के लेवल को कम करती है। कैसे कम करेगी, तो ये जो सब्सटेंशिया निग्रा है उसके अंदर जो ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पाए जाते हैं, क्योंकि ये सब्सटेंशिया निग्रा किसका रिलीज करती है, डोपामीन का। कैसे करेगी, क्योंकि जो सब्सटेंशिया निग्रा है उसके अंदर जो नर्वस टिश्यू है वो डोपामिनर्जिक मतलब टिश्यूज होते हैं, वो क्या करेंगे, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर से क्या रिलीज करवा देगी, डोपामीन। तो अब इसने एंटीसाइकोटिक ने वहां पे जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर दिया, जाके क्या कर दिया, ब्लॉक। अब डोपामीन वहां पे रिलीज नहीं होगा। अगर ये लंबे समय तक चला तो उसको परमानेंटली ब्लॉक कर सकती है। तो ये कहता है अगर किसी पेशेंट में एंटीसाइकोटिक बहुत लंबे समय तक चल रही है, वहां पे भी रिस्क रहता है कि वहां पे पार्किंसन डिजीज होने का, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके कोज में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें पता लगे। तो वो कहता है हो सकता है ये जेनेटिक भी हो सकता है ये जेनेटिक भी हो, मतलब किसी के पेरेंट्स के अंदर या ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर हो तो उसके अंदर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि उसका कोई इन्वायरमेंट ही ऐसा हो जिसकी वजह से हो सकता है। तो ये चीज है। कोई और 50 ईयर्स एज वाला बता दो, कोई ट्रॉमा वहां पे हो गया, ब्रेन लीजन या ब्रेन ट्यूमर हो गए, ले दे के उसने अटैक या डैमेज किसको करना है, सब्सटेंशिया निग्रा को डैमेज कर दिया, तो उसके कारण हमें जो डोपामिन का लेवल कम मिलेगा, जिसे हम पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या आएंगे। भाई इसके क्या सिम्टम्स आएंगे, तो ये कहता है इसके सिम्टम्स में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा, है ना। तो अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कह दो, चाहे असेसमेंट फाइंडिंग्स बोल दो, चाहे साइन एंड सिम्टम्स बोल दो, तो कुछ भी आप बोल दो। तो अब हम यहाँ पे इसके सिम्टम्स देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहता है कि यहाँ पे इसके जो सिम्टम्स आएंगे ना, उसके अंदर 3 जो है वो क्लासिकल ट्राइड बोलते हैं। ट्राइड मतलब होता है 3, ग्रुप ऑफ 3। तो यहाँ पे क्लासिकल ट्राइड देखते हैं सिम्टम्स में, क्लासिकल ट्राइड्स ऑफ पार्किंसन डिजीज, ऑफ पार्किंसन डिजीज। जो पार्किंसन डिजीज है उसके अंदर ट्राइड, क्लासिकल ट्राइड का मतलब हो गया 3 सिम्टम्स। कितने, 3 सिम्टम्स। अब ये 3 सिम्टम्स कौन कौन से हैं, तो इसके ऊपर आप देखिएगा, याद रखना है इसको। पहला है ट्रेमर्स, पहला क्या है, ट्रेमर्स। दूसरा है रिजिडिटी, दूसरा क्या है, रिजिडिटी। और तीसरा है ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया। ये 3 सिम्टम है जिसके अंदर से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया। ठीक है, अब देखिएगा ट्रेमर्स। ट्रेमर्स का मतलब क्या है, ट्रेमर्स का मतलब वो कहता है कि वहां पे क्या होगा, लोकलाइज। पहली बात, लोकलाइज इनवॉलेंट्री, इनकोऑर्डिनेटेड या अनकोऑर्डिनेटेड वहां पे जर्की मूवमेंट्स होंगे, जिसे हमने ट्रेमर्स बोला है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज हमने बताई, देखिएगा यहाँ पे आप बोल सकते हो लोकलाइज। पहली बात तो ये लोकलाइज होंगे, पूरी बॉडी में नहीं होंगे, लोकलाइज। ठीक है, उसके अलावा आप बोल सकते हो इनकोऑर्डिनेटेड, वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे, उनके बीच में मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि मूवमेंट के कारण हो रहा है, नहीं, लोकलाइज है, इनकोऑर्डिनेटेड है। उसके अलावा वहां पे और क्या है, लोकलाइज, इनकोऑर्डिनेटेड और वो कहता है ये होंगे मतलब इनवॉलेंट्री, अपने आप हो रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं करा रहे हैं, इनवॉलेंट्री। और मूवमेंट कैसे दिखाएंगे वहां पे, जर्की मूवमेंट, इस तरह मतलब ये जर्की मूवमेंट्स, यहां पे हमें जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलेगी। तो इस तरह की अगर मूवमेंट उसके, और ये यूजुअली मिलती कहाँ पे है, तो यूजुअली हमें एक्सट्रीमिटीज के अंदर देखने को मिलती है, हाथों के अंदर जो है इस तरह ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, ट्रेमर्स। ठीक है, तो ये कहता है लोकलाइज होंगे, पर्टिकुलर किसी एक हाथ के अंदर, इनकोऑर्डिनेटेड होंगे, मतलब कोई उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इनवॉलेंट्री, हमारी मर्जी से नहीं हो रहे, अपने आप हो रहे हैं, जर्की मूवमेंट्स है। क्या है, जर्की मूवमेंट्स है। ये सब आपको देखने को मिल रहा है, तो उसे आप बोलोगे कि वहां पे ट्रेमर्स है। क्या है, ट्रेमर्स है। ये यूजुअली फर्स्ट साइन हमें दिखाई देता है, फर्स्ट साइन। और ये सबसे पहले जो क्लाइंट है उसको ये सबसे पहले जो है मतलब महसूस होती है, क्योंकि अपने शरीर का सबसे पहले खुद को ही पता लगता है भी यार मेरे ऐसे कोई मूवमेंट्स हो रही है, जर्की मूवमेंट्स। अब ये कहते हैं कि ये जो मूवमेंट है ना, इसकी खासियत क्या होती है, ये रेस्ट के टाइम में होंगे। कब होंगे, जब पेशेंट रेस्ट कर रहा होगा ना,
तब उसको होंगे। तो इस वजह से इसको हम रेस्ट ट्रेमर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट ट्रेमर्स, कि जो रेस्ट के टाइम में होंगे, जब पेशेंट खाली बैठा है ना, तब उसको वहां पे ट्रेमर्स होंगे। क्या होंगे? रेस्ट ट्रेमर्स। जैसे ही वो कोई एक्टिविटी करना शुरू करेगा, वो कोई भी एक्टिविटी करना शुरू करेगा, तो वो ट्रेमर्स जो है वो गायब हो जाएंगे। या पेशेंट जब नींद लेता है तो भी वहां पे वो ट्रेमर्स नहीं देखने को मिलते। तो इसको आप यहां पे लिख सकते हो। अपन जो देख रहे थे क्लासिकल ट्राइड्स जो है उसके बारे में बात कर रहे थे, तो यहां पे हम देख रहे थे ट्रेमर्स के बारे में, ट्रेमर्स के बारे में। तो हमने ट्रेमर्स के बारे में अभी क्या क्या चीज़ बताई? तो हमने ट्रेमर्स के बारे में एक तो बता दिया कि ट्रेमर्स क्या होते हैं, दूसरा हमने बता दिया कि ये हमें रेस्ट के टाइम में दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं? रेस्ट के टाइम में। तो इसको हमने बोल दिया रेस्ट ट्रेमर्स, ठीक है। इसके अलावा रेस्ट ट्रेमर्स बता दिया। दूसरा ये मतलब हमें जो है ट्रेमर्स जो है ये जैसे ही हम पर्पजफुल एक्टिविटी करते हैं तो ये हमें जो है डिसअपीयर हो जाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डिसअपीयर्स व्हेन डूइंग एनी एक्टिविटी। जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो ये ट्रेमर्स जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, रेस्ट के टाइम में आपको दिखेंगे। तो दूसरी डिजीज है, इस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए जो हमें ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं उसमें एक विशेषता ये होती है कि ये रेस्ट के दौरान दिखते हैं। कब दिखते हैं? जब पेशेंट रेस्ट कर रहा होता है, और जब ये पर्पजफुल एक्टिविटी करेगा तो ये ट्रेमर जो है वो गायब हो जाएंगे। इसके अलावा यह नॉट सीन ट्रेमर जो है वो हमें नहीं दिखते हैं व्हेन पेशेंट इज स्लीपिंग। जब पेशेंट स्लीपिंग होता है, सो रहा होता है पेशेंट, जब स्लीपिंग मोड में होता है तो वहां पे ट्रेमर्स हमें नहीं दिखते। फिर ये कहता है कि ये जो ट्रेमर्स हैं ये जब हम इसको गौर से देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि पेशेंट जो है फिंगर और थंब से इस तरह जो है राउंड राउंड इस तरह मतलब रोल कर रहा है, कोई चीज घुमा रहा है। जैसे आप ऐसे लगता है कि जिस तरह उसके हाथ में कोई टेबलेट है, गोली जो हम खाते हैं, वो अगर इस तरह की कोई उसके हाथ में राउंड राउंड कोई गोली है तो ऐसे लगता है जैसे वो उस गोली को घुमा रहा हो, रोल कर रहा हो उस गोली को। तो इस तरह, या जिस तरह आप ये जो माला होती है, अपन जो माला फेरते हैं मन के, जो उसको जैसे आप घुमाते हो तो वैसे। तो इसलिए इस ट्रेमर को हम नाम देते हैं, एक याद रखना जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस ट्रेमर्स को बोलते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर्स। कैसा होता है? पिल मीन्स कोई टेबलेट या गोली टाइप, उसको रोल करना, घुमाना, इस तरह से लगता है। हमें पिल रोलिंग ट्रेमर्स बोलते हैं इसको। कि इस ट्रेमर्स की दो निशानियां आपने याद रखना है। पहला तो ये रेस्ट के दौरान दिखेगा, और दूसरा ये दिखेगा कैसे? पिल रोलिंग, इस तरह जैसे कोई चीज घुमा रहे हो आप। पिल रोलिंग मतलब कोई टेबलेट है, कोई गोली है जो हम यूजुअली लेते हैं, जो डॉक्टर वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं वो लेते हैं, तो उस तरह लगता है जैसे उस गोली को इस तरह घुमा रहा हो, तो उसको बोलते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर्स। और ये रेस्ट में आता है, डिसअपीयर हो जाता है जब पेशेंट कोई भी एक्टिविटी करता है, और नींद के टाइम में हमें ये दिखाई नहीं देता। नींद के टाइम में ये दिखाई नहीं देता, यूजुअली ये हमें एक्सट्रीमिटीज में दिखाई देते हैं ट्रेमर्स। कहाँ दिखाई देंगे? ट्रेमर्स एक्सट्रीमिटीज में। और फर्स्ट साइन है जो ये पार्किंसन के अंदर जो है मतलब अपीयर होता है। तो ये बात होगी ट्रेमर्स के बारे में। अब दूसरा आता है और ये आपको ये जो ट्रेमर्स है ना, ये ट्रेमर्स जो है ये अगर आप थोड़ी सी अगर मान लो इसकी नॉलेज रखना चाहो तो ये इंक्रीज एसिटाइल कोलिन के ब्लड में लेवल का बढ़ जाने के कारण होता है। ब्लड में एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है तब जो है उसके वजह से हमें ये ट्रेमर्स देखने को मिलता है, क्योंकि डोपामिन कम हो गया तो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा हुआ था, जिसके कारण हमें ये ट्रेमर्स देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी रिजिडिटी। क्या देखने को मिलेगी? रिजिडिटी। अब रिजिडिटी आपको पता है क्यों देखने को मिली? तो रिजिडिटी आप कह सकते हो कि वहां पे एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा हुआ है क्योंकि डोपामिन का लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से मसल टोन बढ़ी हुई है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और वहां पे रिजिडिटी आपको देखने को मिलती है। तो ये रिजिडिटी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। अब ये रिजिडिटी कहता है कैसी देखने को मिलेगी? तो ये कहता है जब आप किसी पेशेंट की आर्म्स है, अब मान लो नॉर्मल हम हमारी आर्म्स को इस तरह से जो है आराम से लेके जा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस पार्किंसन वाले पेशेंट की आर्म्स को इस तरह आप मोड़ोगे तो वो झटके के साथ, जिस तरह मान लो यहाँ तक है, यहाँ पे आएगी, फिर आपको लगेगा कि मतलब कुछ वो रोक रहा है। जिस तरह आपने मान लो कस के पकड़ रखी, अब अपने आर्म को ऊपर करेंगे तो जोर आता है, लेकिन आपने नॉर्मल भी अगर उसकी आर्म है उसको अगर वो करेगा तो झटके के साथ इस तरह इतना आया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, इस तरह से रुक रुक के होता है। तो ये कहता है कि जैसे पुराने जमाने के अंदर जो टायर होते थे वो टायर हेक्सागोनल होते थे, षष्ठभुज की तरह ऐसे होते थे टायर।
इस तरह पहले टायर जो है, आपने अगर मान लो रामायण महाभारत के अंदर अगर आपने देखे हो तो जो रथ चलते थे ना, रथ के टायर कभी भी आप देखना इस तरह गोल नहीं होते थे, गोल टायर नहीं होते थे, इस तरह से टायर होते थे। तो वो जब चलते थे ना तो इस तरह मान लो हमें जंप टाइप लगते थे, रुक के इस तरह मतलब चलते थे, तो उसको ये कोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके कोग और व्हील मींस उसके पहिए, तो इसलिए इस रिजिडिटी को उससे कंपेयर किया है, तो ये कहता है कोग व्हील रिजिडिटी। जो कोग व्हील रिजिडिटी बोलते हैं। तो याद रखना कि रिजिडिटी की नेचर इसने कैसी बताई है, कोग व्हील। जिस तरह आप चलते टाइम में जिस तरह मान लो रुक रुक के चलते, या आप उसको इमेजिन करो, आप जब बचपन के अंदर साइकिल चलाते थे, तो जब आप साइकिल चलाते थे अगर मान लो वो जो ब्रेक था वो टायर के साथ में अगर जुड़ जाता था, घसता होता था, तो जब आप साइकिल चलाते थे आपको जोर ज्यादा आता था क्योंकि वो उसके साथ फ्रिक्शन हो रहा है और वो रुक रहा है धीरे धीरे। वैसी रिजिडिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी जब पेशेंट के आर्म्स और लेग्स के अंदर जब आप उसको मोड़ोगे, फ्लेक्स करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो आपको वहां पे कोग व्हील रिजिडिटी, ये भी किसकी वजह से आपको पता है, ये किसकी वजह से देखने को मिल रही है, इंक्रीज एसिटाइलकोलिन की वजह से। किसकी वजह से, इंक्रीज एसिटाइलकोलिन की वजह से वहां पे ये देखने को मिल रही है। तो अभी तक हमने दो सिम्टम देख लिए, ट्रेमर्स, दूसरा देख लिया रिजिडिटी, और ये भी एसिटाइलकोलिन की वजह से वहां पे आपको रिजिडिटी देखने को मिल रही है। और रिजिडिटी का टाइप क्या है, कोग व्हील रिजिडिटी। कौन सी, कोग व्हील रिजिडिटी वहां पे देखने को मिलेगी। तो ट्रेमर्स में पिल रोलिंग ट्रेमर्स और कोग व्हील रिजिडिटी, रिजिडिटी के अंदर नेचर कैसी है, कोग व्हील रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ब्रेडिकाइनेसिया। क्या आता है, ब्रेडिकाइनेसिया। अब ये सिंपल सा है, आपको मतलब समझ आ जाएगा। काइनेसिया का मतलब होता है मूवमेंट, ब्रेडी का मीन्स होता है स्लो। यहां पे हमें सारी मूवमेंट्स क्या देखने को मिलेगी, स्लो, स्लोनेस इन मूवमेंट्स, मूवमेंट में स्लोनेस दिखेगी हमें, मूवमेंट्स में स्लोनेस दिखेगी हमें यहाँ पे। जब पेशेंट चलेगा तो वो बहुत ही छोटे छोटे कदम भरेगा। कैसे भरेगा, बहुत ही छोटे छोटे कदम जो है वो भरेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम जिस तरह मान लीजिए आप बोल सकते हो उसको कि स्मॉल स्टेप्स टेकन व्हेन वॉकिंग। जब वो चलेगा तो बिल्कुल स्मॉल स्टेप जो है उसको वो वॉक करेगा, ठीक है। या हम दूसरी चीज इसमें बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ये डिजीज एडवांस होती है तो आपको पता है कई जिस तरह मान लो बच्चे होते हैं जब, तो वो पैर घिस घिस के चलते हैं, तो अपने उनको डांटते हैं कि तेरे को पैर उठा के नहीं चला जाता है, ऐसे घिस के चलता है, इरिटेट करता है ना अपने को कि आवाज आती है इस तरह पैर घिस घिस के चल रहा है वो, है ना। मतलब अपने यूजुअली पैर उठा के चलते हैं, वो पैर घिस के अगर कोई चलने की कोशिश करे तो उस जब मान लो वो मतलब पैर उठा नहीं रहा, पैर घिस घिस के चल रहा है, तो ऐसे ही जिस तरह मान लो उसको आप बोल सकते हो कि हम बोल सकते हैं पेशेंट कांट एबल टू लिफ्ट दी फिट व्हेन वॉकिंग। जब वो चलता है तो वो पैर को उठा नहीं पाएगा, पैर को उठा नहीं पाएगा वॉकिंग। तो अब उसकी जो गेट है, जो उसका चलने का अंदाज है वो बिगड़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है। और एक जब वो चलेगा तो इस तरह से जिस तरह मान लो कि हिलता झूलता सा चलेगा, झूलता सा, है ना। तो मतलब जिस तरह शराब पिया हुआ इंसान है वो जिस तरह से चलता है वैसी, तो उसको हम गेट मीन्स होता है कि चलने फिरने का जो उसका पेशेंट का जो पोस्चर है और चलने का अंदाज है उसको हम गेट बोलते हैं, गेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी गेट है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, गेट क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। तो इस गेट को हम नाम देते हैं यहाँ पे या तो शफल्ड गेट। शफल का मतलब होता है मतलब मिक्स या इधर उधर हिल डुलना, है ना, तो शफल्ड गेट। आपने अगर मतलब फोन के अंदर देखा हो कि हम जब लगा देते हैं कि शफलिंग, मतलब जब गाने चल रहे होते हैं और हम उसमें मोड कर देते हैं शफल, तो उसमें क्या होता है एक गाना कोई चल जाता है, एक गाना कोई चल जाता है, तो मतलब इधर से भी ले सकता उधर से भी, तो इस तरह शफल मींस हिलता डुलता, ठीक है। तो उसको बोलते हैं शफल्ड गेट। क्या बोलेंगे, शफल्ड गेट, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं प्रोपल्सिव गेट, प्रोपल्सिव गेट। जब पेशेंट जो है पैर उठा के नहीं चलेगा तो मतलब वो घिस घिस के चलेगा, तो प्रोपल्सिव मतलब किसी को हम धक्का दे रहे हैं और वो मतलब रुका पड़ा है और हम जान के उसको धक्का दे रहे हैं, तो वो कैसे धीरे धीरे चलता है घिस घिस के, उसको बोलते हैं प्रोपल्सिव गेट,
क्या बोलेंगे, प्रोपल्सिव गेट। जब पेशेंट जो है वो पैर को उठा के नहीं चल पाएगा तो ऐसी गेट को प्रोपल्सिव, और जैसे हिलता डुलता हुआ चलेगा तो उसको बोलेंगे शफल्ड गेट। इसके अलावा पेशेंट क्या है, मतलब आगे की तरफ इस तरह झुका हुआ रहेगा, ऐसे चलेगा वो, ऐसे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्टूप्ड गेट। ये वर्ड याद रख लेना, स्टूप्ड गेट, स्टूप्ड गेट। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट जो उसकी अपर ट्रंक है वो मतलब जो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज है उससे ज्यादा झुका हुआ कौन रहेगा, उसका अपर ट्रंक या नेक जो उसकी झुका, उसे स्टूप्ड गेट। तो इसमें जो स्टूप्ड गेट है, प्रोपल्सिव गेट है या शफल्ड गेट है, ऐसी गेट देखने को मिलेगी, ऐसा पोस्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका बेसल गैंग्लिया का जो पार्ट था सबस्टेंशिया निग्रा वो डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से उसका जो पोस्चर था, जो उसका चलने फिरने का अंदाज था, अब वो नहीं चलेगा। अब ये चीज होगी। इसके अलावा अब वही सिम्टम्स सारे यहाँ पे कि जब पेशेंट चलेगा तो उसके आर्म्स है वो स्विंग नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आर्म्स डू नॉट स्विंग। यहाँ पे आर्म्स जो है वो स्विंग नहीं करेंगे व्हेन वॉकिंग या वाइल वॉकिंग, जब वो चलेगा उस दौरान जो है जो उसकी आर्म्स है वो स्विंग नहीं करेगी, ये चीज आपको बता चुका। फिर आई ब्लिंकिंग, जो आई ब्लिंकिंग है डजंट टेक प्लेस एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन की तुलना में वहां पे आई ब्लिंकिंग जो है वो बहुत कम या ना के बराबर होगी वहां पे, क्योंकि ये कौन कराता है, ये बेसल गैंग्लिया कराता है, ठीक है। इसके अलावा और वहां पे ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलेगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि उसके मुंह से लार गिरती रहेगी, क्यों, क्योंकि अब वो सलाइवा को स्वेलो तो कर नहीं पाएगा, स्वेलो नहीं करेगा तो वो मुंह में भर जाएगी, तो कहाँ आएगी, बाहर लीक होगी, तो वहां पे ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ठीक है, क्योंकि अब वो निगल नहीं पा रहा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, अब निगलेगा नहीं, ठीक है, अब मुंह उसका भरा पड़ा है, अब वो बोलने में उसके दिक्कत आएगी, बोलने में क्या आएगी, दिक्कत। और अब जब वो सलाइवा को मतलब उसके इकट्ठा हो रहा है सलाइवा, तो वो कहाँ जाएगा फिर, उसके ट्रेकिया के अंदर, और वहां चला जाएगा। तो जाना तो अगर सलाइवा निगल लेता तो वो कहाँ चला जाता, ईसोफेगस वगैरह के अंदर, अब वो कहाँ जा रहा है, ट्रेकिया वगैरह के अंदर। तो उस वजह से अगर वो कुछ खा पी रहा है तो भी वहां पे दिक्कत आएगी। तो अब वहां पे सलाइवा के अंदर जब वो निगलने में दिक्कत आने लगी, किसमें, सलाइवा को, अब वो निगल नहीं पा रहा, तो सलाइवा इकट्ठा है तो एस्पिरेशन का खतरा रहेगा कि वो सब ट्रेकिया के अंदर जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट जो बोलेगा तो उसकी जो मतलब, एक तो हमने बताया था कि ये बेसल गैंग्लिया इमोशनल ब्रेन है। कौन सा ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, जब मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज बतानी होती है तो मेरी जो टोन है वो इंक्रीज हो जाती है। कोई नॉर्मल चीज जब कहना हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो टोन स्लो हो जाती है। आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, जब आप गुस्से में हो तो आपकी टोन अलग होगी, जब आप प्यार से किसी से बात कर रहे हो तो आपकी टोन अलग होगी, नॉर्मल आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी टोन अलग है, अब क्लास में टीचर से बात कर रहे हो टोन अलग है, घर पे छोटे भाई बहन से बात कर रहे हो आपकी टोन अलग है, मदर फादर से बात कर रहे हो तो आपकी टोन अलग है ना। तो हम ये हमारी जो टोन है, वॉइस टोन है, वो अलग होती है। लेकिन इस पेशेंट के अंदर जो आपको टोन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, एक सी टोन मिलेगी। कैसी टोन मिलेगी, एक सी। तो यहां पे हम बोलते हैं मोनोटोनस, सिंगल टोन, मोनोटोनस टोन। चाहे तो उसके लिए खुशी की बात है, चाहे उसके लिए मतलब दुख की बात है, वो एक ही टोन में बात करेगा। फिर वो पेशेंट हमारा, आपने देखा कि वो पेशेंट के अंदर इमोशंस कौन रेगुलेट करता है, इमोशनल ब्रेन कौन है, बेसल गैंग्लिया। अब बेसल गैंग्लिया के अंदर तो डैमेज हो गया, सबस्टेंशिया निग्रा उसका पार्ट उसमें डैमेज हो गया, तो अब यहाँ पे फ्लैट इफेक्ट दिखेगा, कोई भी वहां पे फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखेंगे। तो इसको आप बोल सकते हो फ्लैट इफेक्ट, मतलब बिल्कुल चेहरे पे कोई भाव नहीं है उसकी, फ्लैट इफेक्ट। जिसको एक और नाम दिया जाता है, जिसके चेहरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं मास्क लाइक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास्क लाइक इफेक्ट, मास्क लाइक इफेक्ट, मास्क लाइक इफेक्ट, याद रखना। मास्क लाइक इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, उसके चेहरे पे कोई भी इमोशन, फेशियल एक्सप्रेशन, इमोशंस कुछ नहीं दिखेगा। तो इसमें या तो फ्लैट इफेक्ट, फ्लैट मीन्स फ्लैट, कोई भी मतलब खुशी का, दुख का, मतलब कोई भी वहां पे एक्सप्रेशन नहीं होगा, मास्क लाइक फेस होगा, जिस तरह की कोई मुखौटा लगा है
किसी पेशेंट के मास्क मिस मुखौटा, अगर मुखौटा लगाए तो वहाँ पे वो मुखौटे में कोई एक्सप्रेशन आएगा? नहीं आएगा, वो तो जैसा मुखौटा है वैसा ही रहेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं मास्क लाइक फेस या फ्लैट इफेक्ट या मास्क लाइक इफेक्ट। ठीक है, मोनोटोनस वहाँ पे टोन हो जाएगी। ठीक है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्रेडिकाइनेसिया हो जाएगा, मूवमेंट है वो सारी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो अब मूवमेंट स्लो हो जाएगी तो वहाँ पे देखिएगा सारी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। जब वो चलेगा फिरेगा तो भी हमने बता दिया कि वो छोटे छोटे स्टेप या घिसता हुआ चलेगा। ठीक है, जब वो स्वेलो करेगा तो मतलब स्वेलिंग कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे सलाइवा तक वो स्वेलो नहीं कर पाता, तो वहाँ पे स्वेलिंग के अंदर दिक्कत आ जाएगी, तो एस्पिरेशन वगैरह का वहाँ पे रिस्क रहेगा। ठीक है, अब वो स्वेलो नहीं कर पाएगा, उसकी जो मैस्टिकेशन जो चबाने की मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, वहाँ पे मैस्टिकेशन की मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, अब वहाँ पे स्लो हो जाएगी, तो वो अच्छे से चबा नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हम उसको पेशेंट को ऐसा फूड देना है जिसको ज़्यादा चबाने की जरूरत ना हो, तो वहाँ पे सॉफ्ट फूड हम वहाँ पे पेशेंट को देंगे। फिर अगर पेशेंट की आप राइटिंग देखोगे, जब आप पेशेंट की राइटिंग देखोगे तो आप मान लो जिस तरह एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि एक हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, जिस तरह की हम लिख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम ठीक है। अब देखिएगा, पहले हमने बड़े अक्षर लिखे, यहां तक सही था, फिर धीरे धीरे ये छोटा होता 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 बिल्कुल ही हमें समझ आने से रह गया, इतना छोटा हो गया। ऐसे पैटर्न राइटिंग को हम बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। क्या वर्ड यूज करते हैं? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया क्या वर्ड यूज करेंगे? माइक्रोग्राफिया। माइक्रो मींस शॉर्ट, ग्राफिया मींस जो लेटर्स हैं। जब पेशेंट लिखेगा तो धीरे धीरे उसके जब वो सेंटेंस खत्म करने की तरफ जाएगा, वहां पे जो है वो उसके लेटर्स जो हैं वो मतलब जो लिखने की जो अक्षर जो वो लिख रहा है वो सब छोटे होते होते बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, उसको बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। तो याद रखना, ऐसे पेशेंट पार्किंसन वाला जब लिखेगा तो जब सेंटेंस खत्म होने की तरफ जाएगा तो वो बिल्कुल मतलब शॉर्ट हो जाएगा, बिल्कुल स्मॉल लेटर्स वहाँ पे होंगे जिसको समझना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माइक्रोग्राफिया वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट की जिस तरह सारी मूवमेंट, जिस तरह उसकी बाउल मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाएगी, बाउल मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, स्लो। तो पेशेंट के अंदर जो है कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिपेशन। क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, माइक्रोग्राफी है, ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा है। ठीक है, उसके अलावा उसका जो पोस्चर है वो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, आप आगे नर्सिंग मैनेजमेंट में काम आएगा। उसका पैटर्न ऐसे रह जाएगा, ऐसे। तो अब जब वो सोएगा तो भी वो मान लो इस तरह लेटा हुआ है तो भी वो ऐसे लेटा रहेगा, मतलब उसका हेड आगे की तरफ और ये जो ट्रंक है वो बेड के ऊपर होगा और सिर उसका ऊपर की तरफ रहेगा। तो ऐसा वहां पे जो है पेशेंट के अंदर पोस्चर रहेगा, याद रखना ये चीज। ठीक है, तो वहां पे हमने बता दिया ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, उसके पोस्चर के बारे में बता दिया, उसके फ्लैट इफेक्ट के बारे में बता दिया। इसके अलावा जो पेशेंट है, अब वो मतलब जब खाना खाएगा तो वो उससे खाना अच्छे से खाया नहीं जाएगा। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे पेशेंट जो है उसका कोई इफेक्ट, पेशेंट चल फिर कैसे रहा है, उसके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, खुशी नहीं है, उसको पता लग जाएगा कि यार मेरी ज़िंदगी क्या होगी। तो इस वजह से पेशेंट जो है वो डिप्रेशन के अंदर जा सकता है। किस में जा सकता है? डिप्रेशन के अंदर। तो पेशेंट डिप्रेशन में रहेगा कि वो कोई भी काम खुद नहीं कर पा रहा। डिप्रेशन किससे रिलेटेड रहेगा? सेल्फ केयर डेफिसिट से। किससे? सेल्फ केयर डेफिसिट। सेल्फ केयर डेफिसिट, पेशेंट अपनी केयर खुद नहीं कर पाएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं घर वालों के ऊपर बोझ बन गया हूं, फैमिली के ऊपर क्या बन गया हूं? बोझ बन गया हूं। तो इसलिए वहां पे सेल्फ केयर डेफिसिट की वजह से पेशेंट डिप्रेशन के अंदर रह सकता है। ठीक है, और माइक्रोग्राफी है, कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, उसके अलावा मोनोटोनस स्पीच है, या जो उसकी टोन है बोलने की वो मोनोटोनस रहेगी। फ्लैट इफेक्ट या मास्क लाइक इफेक्ट रहेगा। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, सलाइवा उसकी वहां से नीचे गिरता रहेगा मुंह से। ठीक है, उसके अलावा आई ब्लिंकिंग बहुत कम हो जाएगी या ना के बराबर हो जाएगी। तो उसकी आई जो है वो, हमारे आई ब्लिंकिंग क्यों होती है कि आई है वो मॉइस्ट रहे, यहाँ पे अगर नहीं होगी तो आई ड्राई होगी, तो हमें यहाँ पे आई पैचेस वगैरह यूज करना पड़ेगा या आर्टिफिशियल टीयर देने पड़ेंगे। याद रखना, आर्म्स भी उसकी स्विंग नहीं करेगी। ठीक है, ये सब चीज वहां पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मेनली वहां पे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब वो कहता है कि अब आप इसको डायग्नोसिस कैसे करोगे? वो कहता है आप इसको डायग्नोसिस कैसे करोगे? तो वो कहता है पहला है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन
ठीक है, जिसके अंदर वो खुद बता देगा कि मेरे इस तरह हाथ जो है पहले कम हिलते थे, अब ज़्यादा हिलने लगे। ठीक है, मैं बैठा रहता हूँ तो मेरे हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, मैं उठ के कोई काम लग जाता हूँ तो मेरे हाथ पैर हिलना बंद हो जाता है, ऐसे ही बता देगा वो हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, सीटी स्कैन। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जब हमें ऐसे लगा कि उस पेशेंट के अंदर उसने बताया कि मेरे इस तरह सलाइवा गिर रहा है, या मेरे को काम करने की स्पीड उसके घर वालों ने बताया कि बहुत धीरे होगी, ये खाने को अच्छे से चबा नहीं पाते हैं, ठीक है, एक ही टोन में बात करते हैं, कभी खुश नहीं होते, हमारे घर में बच्चों का बर्थडे आता है या किसी की रिंग सेरेमनी थी वो थी तो बिल्कुल बैठे, या वो बोलेंगे कि डेथ वगैरह थी तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये चुपचाप बैठे हैं, बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं लग रहा कि ना ये रो पा रहे हैं ना कुछ ऐसा, तो मतलब वो फ्लैट इफेक्ट है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट को एंटी पार्किंसन ड्रग्स दे के देखेंगे। हम वहाँ पे डायग्नोसिस में क्या करते हैं, एंटी पार्किंसन ड्रग देंगे, ऐसी ड्रग जो पार्किंसन को कम करती हो। ठीक है, एंटी पार्किंसन ड्रग देंगे वहाँ पे। अगर तो उस ड्रग से फर्क आ रहा है, इसका मतलब वो पार्किंसन है, इसका मतलब पार्किंसन है। तो अगर वहाँ पे रिलीफ हो रहा है, रिलीफ इन सिम्टम्स, अगर वहाँ पे क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन है उसके अंदर रिलीफ आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट किससे सफ़र कर रहा है, पार्किंसन डिजीज से। किससे सफ़र कर रहा है, पार्किंसन डिजीज से। तो ये याद रखना, हम जब हमें डाउटफुल होता है तो हम पेशेंट को एंटी पार्किंसन मेडिकेशन दे के देखते हैं, उससे अगर पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है तो पेशेंट जो है वो पार्किंसन डिजीज से सफ़र कर रहा है। तो यूजुअली ये हम वहाँ पे हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन सीटी भी करा के देख लेते हैं, कोई लीजन है, कोई ट्यूमर तो वहाँ पे नहीं है, मिड ब्रेन में क्या चीज़ हो रखी है तो उसके बारे में। तो और यहाँ पे हम अगर सॉफ्ट टिश्यू के बारे में देखना है तो MRI भी करा के देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एंटी पार्किंसन ड्रग दे के वो देख सकते हैं वहाँ पे कि अगर उससे रिलीफ मिल रहा है तो पेशेंट पार्किंसन डिजीज से सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने वहाँ पे डायग्नोसिस वहाँ पे किया। अब आ गया ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर पहला देख लीजिएगा आप, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। पहली चीज दिमाग के अंदर बिठाना, पार्किंसन का कोई इलाज नहीं है, पार्किंसन हैज नो क्योर, पार्किंसन का कोई इलाज नहीं है, ये सब हम सिम्टम को कम करने के लिए वहां पे दे रहे हैं। ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट। अब आपको पता है कि सब्सटेंशिया निग्रा ने डोपामीन को कम कर दिया था, अब हम ऐसी ड्रग देंगे जो डोपामीन को बढ़ा दे बस। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ ले ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, ड्रग ऑफ चॉइस, तो याद रखने ये क्वेश्चन आता है, तो वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, लीवोडोपा। कौन सी है, लीवोडोपा। कौन सी है, लीवोडोपा। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंचती है और वहां पे जाके जो सब्सटेंशिया निग्रा है वहां पे डोपामीन का लेवल बढ़ाने का काम करती है लीवोडोपा। तो डोपा से याद रहे, लीवोडोपा, जो वहां पे क्या करेगी, डोपामीन का लेवल बढ़ाएगी। ठीक है, डोपामीन का लेवल बढ़ाएगी तो उसकी वजह से जो सिम्टम आ रहे हैं, अब डोपामीन का लेवल बढ़ जाएगा तो एस्टाइल और डोपामीन का लेवल जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो ये सिम्टम के अंदर आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। तो ये लीवोडोपा हम दे सकते हैं। फिर वो कहते हैं लीवोडोपा के साथ दिक्कत ये है कि जब हम पेशेंट को लीवोडोपा की टेबलेट देते हैं तो जो वो पेशेंट जब टेबलेट लेगा उसके इंटेस्टाइन से जो ब्लड में जाएगी और ब्लड से वो कहाँ जाएगी, लीवर के अंदर। जब लीवर के अंदर जाएगी तो लीवर क्या करेगा, इस लीवोडोपा का मेटाबॉलिज्म करके इसको खत्म ही कर देगा, उसे ब्रेन तक पहुंचने नहीं देगा। तो जब ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी तो ये काम नहीं करेगी। इस चीज से बचने के लिए हम लीवोडोपा के साथ एक और ड्रग देते हैं जिसका नाम है कार्बिडोपा। क्या ड्रग देंगे, कार्बिडोपा। यह ड्रग क्या करेगी, यह ड्रग इस लीवोडोपा को ब्रेन तक पहुंचने से पहले टूटने नहीं देगी, उसको डिस्ट्रॉय या डैमेज होने नहीं देगी, मेटाबोलाइज होने नहीं देगी। कौन, कार्बिडोपा। कार्बिडोपा का और कोई काम नहीं है, यह लीवोडोपा को ब्रेन तक पहुंचने से पहले टूटने नहीं देती, उसको ज्यादा से ज्यादा कहां पहुंचाती है, ब्रेन तक पहुंचाती है। ये काम है कार्बिडोपा का। किसका काम है, कार्बिडोपा का। तो अगर आपको थोड़ा सा और डेप्थ के अंदर बताऊं तो आप याद रख लेना कि जिस तरह एक एंजाइम होता है डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, यह एंजाइम क्या करता है, इस जो डोपामीन या डोपा डीकार्बोक्सिलेज भी बोलते हैं, या पूरा नाम लिख दो तो डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है। ये एंजाइम बहुत ज्यादा अमाउंट में लीवर के अंदर पाया जाता है, कुछ कुछ ये और टिश्यूज में भी पाया जाता है। तो यह एंजाइम इस लीवोडोपा को तोड़ देता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंचने से पहले ही। तो इसलिए हम कार्बिडोपा देंगे। ये कार्बिडोपा इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, इनहिबिट, ये इस एंजाइम को क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी। कौन, कार्बिडोपा। अब इस एंजाइम
को इनहिबिट कर दिया। अब ये लीवोडोपा को नहीं टूटने देगा और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन में पहुंचाएगा, तो अब लीवोडोपा जो है अपना काम वहाँ पे करेगी। ठीक है, इस ड्रग का असर आने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 to 3 वीक्स। इसके अलावा ये लीवोडोपा है, ये जो हमारे जितने भी सिक्रीशंस है, सलाइवा है, टीयर्स है, यूरिन है, स्वेट है, इसको डार्क कलर प्रोवाइड करता है। कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? डार्क कलर टू सिक्रीशंस। ये जितने भी हमारी बॉडी के सिक्रीशंस हैं उनको डार्क कलर प्रोवाइड करता है। तो ये घबराने की बात नहीं है, इस ड्रग्स का वहाँ पे साइड इफेक्ट ये है कि वो डार्क कलर वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ये कोई घबराने की हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो ये इसमें 2 चीज़ें आप याद रखना, लीवोडोपा ड्रग ऑफ चॉइस है और ये कार्बिडोपा इसके साथ देते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये इसको पेरिफेरली जब ब्रेन में पहुंचने से पहले ही टूटने से बचाती है। तो एक एंजाइम होता है डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसको रोकती है, इनहिबिट करती है। कौन? कार्बिडोपा, जिससे ये इसको टूटने नहीं देगा और लीवोडोपा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन तक जाएगा। इसके अलावा और हम देते हैं वहाँ पे, तो आपको याद होगा ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन ये भी क्या करता है? जो डोपामिन को बढ़ाता है। डोपामिन को बढ़ाएगा तो उससे जो सिम्टम आ रहे थे उसके अंदर रिलीफ आ जाएगा। अब ये ब्रोमोक्रिप्टिन अगर आपने एंडोक्राइन के अंदर याद रखी हो तो हमने बताया था कि ब्रोमोक्रिप्टिन जो है वो डोपामिन के लेवल को बढ़ाती है। डोपामिन का दूसरा नाम हमने वहाँ पे बताया था, जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIS था, उसका दूसरा नाम था डोपामिन। क्या नाम था? डोपामिन। तो हमने बताया था कि अगर प्रोलैक्टिन को रोकना हो, प्रोलैक्टिन को कब रोकते हैं? अगर कोई पेशेंट है, मतलब फीमेल है, उसके बेबी का बर्थ हुआ और बहुत मतलब उसके लिए बहुत खराब सिचुएशन ये थी कि उसके बच्चे की डेथ होगी। ठीक है, अब उस मदर के तो मतलब दूध तो आ ही रहा है क्योंकि प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है और उस बच्चे को पिलाने मतलब बच्चा नहीं है पिलाने के लिए, तो अब हमें क्या करना होगा? उस दूध को या मतलब जो दूध बन रहा है उसको हमने बंद कराना होगा। तो दूध किसकी वजह से बन रहा है? प्रोलैक्टिन। अब हमने प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन देना है, तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है डोपामिन। अब हमें ऐसी ड्रग देनी है जो डोपामिन को रिलीज कराए जिससे कि दूध बंद हो जाए, तो वहां पे ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। कौन सी देते हैं? ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ये क्वेश्चन आता है कि लैक्टेशन को सप्रेस करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? ब्रोमोक्रिप्टिन। कौन सी देते हैं? ब्रोमोक्रिप्टिन। तो याद रखना ये डोपामिन के लेवल को बढ़ाती है, जिसकी वजह से डोपामिन का दूसरा नाम है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना? नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट आप खुद ही उसके बता सकते हो कि वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ करना है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये है कि पोजीशन, एक क्वेश्चन तो याद रख लेना, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के अंदर याद रखना हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देंगे? प्रोन पोजीशन। इसलिए देंगे ताकि उसको कंफर्टेबल और उसकी जो मसल टोन है जो ज़्यादा हो रही है उसके अंदर उसको रिलीफ मिलेगा, उसका जो पोस्चर है उसके अंदर भी उसको रिलीफ मिलेगा नींद आने के लिए। तो हम यहाँ पे प्रोन पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देंगे? प्रोन पोजीशन। ठीक है, और उसको कभी भी जो है सॉफ्ट बेड जो है उसके ऊपर नहीं सुलाना है, क्योंकि उसका पोस्चर इस तरह है। तो उस पोस्चर के अंदर रिलीफ मिलने के लिए उसको हार्ड या फर्म सरफेस पे सुलाते हैं। जिस तरह अपन अगर मान लो बेड है, बेड का गद्दा अगर हटा दें तो वहाँ पे बहुत हार्ड सरफेस है, वो लकड़ी का जो हार्ड सरफेस है उसके ऊपर अगर हम यूजुअली सिंगल जो बेड शीट बिछा के और पेशेंट को सुला सकते हैं, तो हम यहाँ पे फर्म सरफेस देना है पेशेंट को, फर्म सरफेस फॉर स्लीपिंग। उसको जो मतलब हार्ड सरफेस है उसके ऊपर सुलाना है, सॉफ्ट पे नहीं सुलाना, क्योंकि पेशेंट का जो बॉडी पोस्चर है वो जो और ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत पैदा करेगा और स्पाइन के अंदर जो है पेन होने लग जाएगा। इसलिए वहाँ पे फर्म सरफेस देना है और प्रोन पोजीशन देना है। ये क्वेश्चन आता है प्रोन पोजीशन और फर्म सरफेस के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा अब पेशेंट है उसके हाथ हिल नहीं रहे हैं, ठीक है, और वो चल रहा है, तो वो कैसे चलेगा? भद्दा लगता है ऐसे सीधा ऐसे चलता हुआ ना। तो अब हम उसको क्या बोलेंगे कि उसके जो दोनों हाथ है उसको इस तरह कहेंगे बैक के पीछे ले जाओ और उसको पकड़ ले और फिर तू चल। तो उससे अब उसके हाथ जो है इस तरह से पीछे पकड़ लिए गए, तो अब वो कुछ और नहीं लगेगा। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो कैसे चल, कि हम उसको बोल सकते हैं कि जब वो, या इसको आप लिखने के बजाय याद रख लेना कि आप इस तरह हाथ जो है उसको पीछे लेके और जो है हम वहाँ पे पेशेंट को चलने के लिए बोलते हैं, ताकि वो चलने में उसको कोई दिक्कत वहाँ पे महसूस नहीं हो। इसके अलावा जब पेशेंट चलता है तो हम उसको पेशेंट को बोलेंगे कि तू पूरी लेग्स को उठा के चल। मतलब कैसे कि हम तो यूजुअली जो है हल्का सा पैर ऊपर लेते हैं, उसको बोलेंगे कि जिस तरह मान लो ये लेग्स है उसकी, उसको इस तरह से पूरी उठा के, जिस तरह घोड़े की तरह इस तरह चलने की।
ठीक है। तो इस तरह पूरा पैर उठाएगा तो अपनी तरफ से तो पूरा पैर उठाएगा, लेकिन उससे हल्का से ही उठेगा जिससे कि उसकी चाल है वो सही हो जाएगी। इसके अलावा जब भी वो मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो उसको बोलना है कि पहले मतलब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करनी है, मतलब पहले पीछे की तरफ पैर बढ़ा के फिर आगे की तरफ बैक एंड फोर्थ। कैसी मूवमेंट करानी है? बैक एंड फोर्थ। फोर्थ का मतलब होता है आगे की तरफ, बैक का मतलब पीछे। मतलब जब भी वो चलना स्टार्ट करेगा तो वो 2 कदम पीछे जाके और फिर वो चलना स्टार्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। कब? ये कब करानी है? व्हेन इनिशिएटिंग द मूवमेंट, जब वो मूवमेंट को स्टार्ट करता है। व्हेन इनिशिएटिंग दी वॉकिंग या मूवमेंट कह दो, जब वो चलना शुरू करेगा तो उसको बोलना है कि पहले 2 कदम पीछे चल के और उसके बाद में आगे की तरफ। तो बैक एंड फोर्थ वहां पे मूवमेंट आपको करवानी है। एक तो हाथ पीछे लेके जाना है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करानी है, और पेशेंट को बोलना है कि वो पैर को इस तरह उठा के चले। ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि पेशेंट डिप्रेशन के अंदर है कि वो सेल्फ केयर डेफिसिट है, तो आपने क्या करना है? पेशेंट को असिस्ट करना है, असिस्ट इन डेली एक्टिविटीज। डेली एक्टिविटीज के अंदर पेशेंट को असिस्ट करना है एंड उसको मतलब पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं कि सारा काम आप खुद ही कर दो, उसे ऐसे लगेगा कि मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, तो उसको मतलब आपने एक्टिवली पार्टिसिपेशन लेना है। इसको आप बोल दो इन्वॉल्व। आपने पेशेंट को इन्वॉल्व करना है, इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेशेंट। जो ये डेली एक्टिविटी करवा रहे हो आप, इसके अंदर आप उसकी मदद तो कर रहे हो, लेकिन पेशेंट से ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन, पेशेंट का पार्टिसिपेशन कराना है, पेशेंट को इन्वॉल्व करना है, ताकि पेशेंट को ये लगे कि हाँ मैं मेरी जो ज़िंदगी की जो मतलब नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है वो मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक है। फिर अब पेशेंट आपको पता है कि वो चल फिर इस तरह हिलता डुलता हुआ चल रहा है, तो पेशेंट को इंजरी का रिस्क है। किसका रिस्क है? रिस्क फॉर इंजरी, रिस्क फॉर इंजरी। पेशेंट को किसका रिस्क है? इंजरी का। अब इंजरी से बचाने के लिए होगी सेफ्टी, और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? सेफ्टी। ये हमारी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी। कभी भी किसी भी डिजीज में, कोई भी डिसऑर्डर हो, जहाँ पे बात सेफ्टी की आ गई वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जब पेशेंट सेफ ही नहीं रहेगा तो ये बाकी सारी चीज़ें क्या मतलब। इसलिए पेशेंट को रिस्क है इंजरी का, गिर सकता है पेशेंट, तो पेशेंट को सेफ्टी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो पेशेंट की अगर कहीं पे पूछ लिया जाए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तो पेशेंट की सेफ्टी है, वहाँ पे इंजरी होने का रिस्क वहाँ पे रहेगा। ठीक है। फिर पेशेंट के लिए हम डाइट की बात करें, अगर हम पेशेंट को डाइट दे रहे हैं तो डाइट कौन सी देंगे? तो एक तो सॉफ्ट फूड देंगे, सॉफ्ट डाइट देंगे जो क्या हो? ईजी टू स्वेलो, ईजी टू स्वेलो, जो वो ईजीली निगल सके, उसको ज़्यादा चबाने की जरूरत ना पड़े, ईजी टू स्वेलो हो। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे हाई कैलोरी डाइट देंगे। क्या देंगे? हाई कैलोरी डाइट। कैसी डाइट देंगे? हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है। एंड पेशेंट को हमने बताया था कब्ज रहती है, तो एंड हाई फाइबर डाइट, एंड हाई फाइबर डाइट, और पेशेंट को हाई फाइबर डाइट देंगे। ये आपने वहाँ पे डाइट दे देनी है, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या वहाँ पे दूर हो जाएगी। इसके अलावा एनकरेज कर दो पेशेंट को पानी पीने के लिए। कॉन्स्टिपेशन है तो पानी ज़्यादा पिलाओ। इनकरेज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक उसका इंक्रीज करा दो। कहाँ तक? अप टू 2 लीटर, 2 लीटर एक दिन के अंदर जो है उसका इंक्रीज करा दो, मतलब वो 2 लीटर जो पानी है वो डेली पिए। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि एक विटामिन 6 होता है, कौन सा? विटामिन 6। यह विटामिन 6 जो है ये पेशेंट के जो हम ड्रग्स दे रहे हैं, डोपामिनर्जिक ड्रग दे रहे हैं, इसके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, इसके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देगा। ये जो लीवोडोपा दे रहे हो, ब्रोमोक्रिप्टिन दे रहे हो, इसको जो है जो विटामिन B6 है, पायरिडॉक्सिन जिसको आप नाम लेते हो, वो जो है इसके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। इसलिए हमने विटामिन B6 को अवॉइड करना है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, अवॉइड विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। ठीक है। तो आपने अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि ये विटामिन B6 है, यह जो डोपामिनर्जिक ड्रग्स दे रहे हैं इसके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, जिससे कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्लो हो गया तो वो उसकी जो अमाउंट हमें चाहिए वो कम मिलेगी, ब्लड के अंदर कम पहुँचेगी, तो वहाँ पे हमें उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए अवॉइड करना है विटामिन B6 को। विटामिन B6 को क्या करना है? अवॉइड करना है। फ्लूइड इंटेक बढ़ा दिया, हाई फाइबर डाइट दे दी,
सॉफ्ट डाइट दे दी, इजी टू स्वेलो के लिए दे दिया, अवॉइड कर दिया विटामिन B6। उसके अलावा और हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को हम और क्या कर सकते हैं, और वहाँ पे अगर एंटीसाइकोटिक वगैरह चल रही है तो डॉक्टर को हम बता सकते हैं कि वहाँ पे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स चल रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है डोपामीन की कमी की वजह से तो वो उस डोज के अंदर एडजस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को डिप्रेशन है, वहाँ पे डिप्रेशन है, तो उस डिप्रेशन के लिए आप वहाँ पे पेशेंट को इन्वॉल्व कर लो, इन्वॉल्व इन मतलब आप बोल सकते हो इन्वॉल्व इन चीयरफुल एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें जिससे उसको खुशी मिलती है, चीयरफुल एक्टिविटी। जिस तरह उस पेशेंट को आपने कैरम खिला लिया, चेस, अगर मान लो पेशेंट हल्का सा कोई है मतलब उसमें कि वो चेस खेल सकता है, ठीक है। उसके अलावा वो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, रीडिंग कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा फैमिली मेम्बर्स को बोलो कि उसके साथ बातें करे, उसके साथ मतलब मिलजुल के बैठे, जिससे उस डिप्रेशन को वहाँ पे जो है उस पेशेंट के अंदर क्या हो कि वो डिप्रेशन को हम मिनिमाइज कर सकें। इसके अलावा उस पेशेंट के अंदर रिस्क रहता है, रिस्क फॉर आगे चल के डिमेंशिया का। किसका रिस्क रहता है, डिमेंशिया का। डिमेंशिया हम साइकेट्री के अंदर पढ़ते हैं, डिमेंशिया के अंदर क्या होता है, हमारा जो मेमोरी है वो और हमारा जो जजमेंट है वो पूरा हो जाता है, मेमोरी और जजमेंट पूरा हो जाता है, पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रहता, सही गलत का पता नहीं रहता। तो इसलिए पेशेंट को मेमोरी हमने डेली पेशेंट को जो है याद कराना है कि अब आपको जाके फ्रेश होके आना है, अब आपको ब्रश करना है, उसके हाथ में ब्रश देंगे, वो उसको नहलाने के टाइम में उसकी मदद करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो पेशेंट को याद नहीं रहता कि मैं क्या काम किया था, मतलब वो आपने उसको भेज दिया कि जाओ ब्रश करके आओ, तो वो वहाँ पे चला जाएगा लेकिन वो भूल जाएगा कि मैं आया किस लिए था। तो इसलिए आपको उसकी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर जो है मदद करानी है, क्योंकि पेशेंट की मेमोरी जो है वो बहुत ही लो लेवल के ऊपर आ जाती है अगर वहाँ पे डिमेंशिया है तो पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि ओवरऑल अगर आप बात करो पार्किंसन डिजीज के बारे में, तो पार्किंसन डिजीज के अंदर क्या है कि डोपामिन जो रिलीज करने वाले वहाँ पे न्यूरॉन्स है या नर्व फाइबर्स हैं वो सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर पाए जाते हैं। वो सबस्टेंशिया नाइग्रा मिड ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। मिड ब्रेन स्टेम का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन यह जो सबस्टेंशिया निग्रा है ये वर्क करता है एज ए बेसल गैंग्लिया के साथ मिलके, पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया का। बेसल गैंग्लिया काम करता है इमोशनल ब्रेन और जो सबकॉन्शियसली हमारी जो ऑटोमेटिक मूवमेंट्स है उसके बारे में। तो अब जो भी दिक्कतें आएगी वो हमारे इमोशन से रिलेटेड आएगी। उसके अलावा वहाँ पे दिक्कत जो है सबकॉन्शियस जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसमें जो हमारी मूवमेंट्स है वो स्लो हो जाएगी, उन सब के बारे में आएगी। तो हमें जो भी सिम्टम आएंगे वो स्लोनेस के सिम्टम आएंगे, या एसिटाइलकोलिन के बढ़ने के कारण हमें ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, रिजिडिटी देखने को मिलेगी, और डोपामिन कम होने के कारण ब्रेडिकाइनेसिया देखने को वहाँ पे मिलेगा, जिसकी वजह से सारी मूवमेंट वो स्लो हो जाएगी, वो धीरे धीरे चलेगा और मुँह में पैर को घिस के चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो चलेगा। उस पेशेंट के अंदर अगर आप देखो कि उस पेशेंट में इंजरी के चांस हैं, एक क्वेश्चन अभी याद आ गया, इंजरी के चांस हैं, तो पेशेंट को जूते कैसे पहनाएंगे, लो हील्ड शूज, जिसकी हील बहुत ही कम हो, बहुत कम हील हो उससे, नहीं तो वो गिर जाएगा पेशेंट। अगर हाई हील वाला, अगर कोई लेडीज है उसके अंदर हो गया तो आप उसको हाई हील वाली पहना दी तो पेशेंट गिर जाएगा, क्योंकि उसका बैलेंस तो वैसे नहीं बनेगा। तो पेशेंट को लो हील्ड शूज वहां पे देने, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो उन सबको आपने जितने सिम्टम उन सबको आपने ट्रीट करना है जितना ज़्यादा हो सके, जिससे कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं वो एक तो 3 ट्राइड्स हैं, जो मतलब ट्रेमर्स हैं, उसके अलावा वहाँ पे ब्रेडिकाइनेसिया है, उसके अलावा रिजिडिटी, इन तीनों पे कि रिजिडिटी का टाइप कौन सा है, ट्रेमर्स का टाइप कौन सा है, ठीक है। उसके अलावा डिस्काइनेसिया के सिम्टम्स वहाँ पे देखने के मिलेंगे मूवमेंट के अंदर, ठीक है। उसके ड्रूलिंग ऑफ द सलाइवा, ब्लिंकिंग वहाँ पे नहीं हो पाएगी, जब चलेगा तो हैंड स्विंग नहीं करेंगे, मास्क लाइक फेस है, पेशेंट आगे की तरफ इस तरह झुका हुआ है, ठीक है। डिप्रेशन है पेशेंट के अंदर, सेल्फ केयर डेफिसिट है, वो अपनी केयर खुद नहीं कर पाता। तो ये इस तरह के सिम्टम्स जो है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर से आपको सिम्टम पूछ लेगा एक आधा कि इस तरह से पेशेंट जो है वो उसके अंदर सिम्टम दिख रहे हैं, तो आपको वहाँ पे डायग्नोसिस करना है, तो आपको किस मतलब वहाँ पे पॉसिबिलिटी कौन से डायग्नोसिस की लगती है। फिर आपको वो डायग्नोसिस में हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन है, CT MRI है। उसके अलावा अगर आपको डाउट है कि पार्किंसन हो सकता है तो आप पेशेंट को एंटी पार्किंसन ड्रग्स दे दो, उससे अगर पेशेंट में रिलीफ आता है तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पे एंटी पार्किंसन ड्रग्स देने से रिलीफ आया तो वो पार्किंसन डिजीज से सफ़र कर रहा है। फिर आपने मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर देखा तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है लीवोडोपा। इसके साथ हम कार्बिडोपा ऐड करते हैं। कार्बिडोपा का और कोई काम नहीं है, ये पेरिफेरल ब्रेकडाउन को रोकता है। जो लीवोडोपा है उसको ब्रेन से पहुंचने से पहले ही तोड़ दे,
हमारी जो एंजाइम है, जो डोपामिनर्जिक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वो इसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो उस ब्रेक डाउन से रोकने के लिए हम साथ में कार्बिडोपा देते हैं। वो कार्बिडोपा है वो लीवोडोपा को टूटने नहीं देता और सीधा ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ब्रेन में जाता है। फिर ये लीवोडोपा है, उसके कारण जो डार्क जो मतलब हमारे सिक्रीशंस है वो डार्क कलर के आएंगे। इसके अलावा इसके मतलब इफेक्ट को आने में कितने 2 to 3 वीक्स लग जाएंगे। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमने डोपामिनर्जिक जो ऐसी ड्रग्स जो और डोपामिन को बढ़ाती है, तो ब्रोमोक्रिप्टिन हमने वहाँ पे बताई, तो वहाँ पे हम ब्रोमोक्रिप्टिन भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से हम ड्रग से कर लेंगे। बाकी हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे पोजीशन प्रोन पोजीशन देनी है, विटामिन B6 को हमने अवॉइड करना है और पेशेंट को फर्म सरफेस के ऊपर सुलाना है। पेशेंट को हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी डाइट और फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है वहाँ पे पेशेंट का। पेशेंट को चलते टाइम में बोलना है कि उसके हाथ जो है वो पीछे की तरफ आप इस तरह मतलब टाई करके वो चलेगा तो वो अच्छा रहेगा उस पेशेंट के लिए। उसके अलावा जब वो चलेगा तो बैक एंड फोर्थ वाली वहाँ पे हम जो है मूवमेंट वहाँ पे करवाएंगे। पेशेंट को ज़्यादा टाइम तक बैठे नहीं रहने देना, प्रोलॉन्ग सीटिंग नहीं करना, क्योंकि अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग सीटिंग करेगा तो जब वो चलेगा तो उसमें मूवमेंट में दिक्कत आएगी। इसलिए पेशेंट को लंबे समय तक बैठे वहाँ पे नहीं रहने देना है, प्रोलॉन्ग सीटिंग अवॉइड करनी है वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे आपने और क्या करना है, पेशेंट का डिप्रेशन को ट्रीट करना है। कोई ऐसी ड्रग चल रही है जो डोपामिन का लेवल कम कर रही है तो उसको बंद करवाना है। तो ये सब चीज़ें आपने वहाँ पे एक पेशेंट को इन्वॉल्व करना है डेली एक्टिविटीज़ के अंदर, जिससे ये अपनी सेल्फ वर्थ लगे कि मेरा जीना जो है वो ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको लगेगा यार मैं लोगों पे बोझ हूँ, मेरी फैमिली पे बोझ हूँ, मेरे पार्टनर पे बोझ हूँ, तो इस वजह से पेशेंट डिप्रेशन के अंदर जा सकता है। तो इन चीज़ों से पेशेंट को ट्रीट करना है। तो आई थिंक हमने इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आने वाले थे पार्किंसन से रिलेटेड वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट डिजीज जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।